स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने आपको अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना तथा उसी से नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे, जिसके अंतर्गत हमने बताई थी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमने आपको वहां पे समझाए थे। उन्हीं को अब आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे और तभी आपको ये समझ में आएगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, विस्थापन, किसी चीज का विस्थापन यानी कि उसकी जगह को बदलना। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, आइए इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। इसमें बच्चों हम लोहे की 3 कील लेते हैं जिनको रेगमाल से रगड़ कर अच्छे से साफ करते हैं और 2 परख नली लेते हैं और दोनों परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं और इन परख नली को ए और बी के रूप में चिन्हित करते हैं। अब हम इन 3 कील में से 2 कील को धागे की सहायता से एक परख नली बी में इस तरीके से लटकाते हैं। देखिए चित्र में लटका हुआ है, ये हमने धागे की सहायता से 2 कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में लटकाया है और जो तीसरी कील थी उसको हम बाहर ही रखा रहने देते हैं। अब इन कीलों को हम 20 मिनट के लिए इसी तरीके से इसमें लटका रहने देते हैं और 20 मिनट के बाद बच्चों इन कील को हम इन कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालते हैं। अब हम ये जो कॉपर सल्फेट में डूबी हुई थी इन कीलों की तुलना जो बाहर कील रखी हुई है उस वाली कील के साथ हम करते हैं। ये देखिए, ये जो बाहर कील थी वो वाली है और जो कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई हैं ये वो वाली कील है। इन दोनों के रंग में क्या हो गया बच्चों, अंतर आ गया। और इसी तरीके से हम वो जो 2 परख नलियां ली थी, परख नली ए और परख नली बी, उनके कॉपर सल्फेट के विलयन के रंग की तुलना हम करते हैं। तो इसमें बच्चों, इसमें भी देखिए जो परख नली बी थी जिसमें हमने उन दोनों कीलों को लटकाया था, उनके कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ गया है, मलिन हो गया है। ये देखिए इसमें गहरा नीला है और इसमें ये बहुत हल्का पड़ गया है। इसी तरीके से ये लोहे की कील थी, इनका भी रंग ये देखिए भूरा सा हो गया है। तो ये क्यों परिवर्तन हुए, आइए इसको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें ये कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच, जो लोहे की कील पर आयरन था उसके और कॉपर सल्फेट के बीच में कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि क्या रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुई है। इस क्रियाकलाप में निम्न अभिक्रिया हुई है। इसमें देखिए ये Fe आयरन, जब ये कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डुबोया था, CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन का सूत्र है और इसका ये एक्वस यानी कि इसका हमने जलीय विलयन लिया है और आयरन कैसा है, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में है। तो जब आयरन की कील को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया था तो वहां पर क्या बना था, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट और प्लस Cu यानी कि कॉपर। तो बच्चों इसमें क्या हुआ था कि आयरन ने कॉपर धातु को, ये देखिए कॉपर है, कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। विस्थापित मतलब कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। ये देखिए कॉपर को यहां से हटा करके अलग कर दिया और उसका स्थान इसने खुद ग्रहण कर लिया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है
और इस अभिक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर दे, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। आइए इसी को हम और अन्य उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यह है जिंक, जिसका सूत्र है Zn, और ये भी कैसे फॉर्म में है? सॉलिड यानी कि ठोस फॉर्म में है। Zn या जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं। जब इसकी अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के विलयन से कराते हैं, तो देखिए ये जिंक क्या करता है? ये जिंक कॉपर को, Cu को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है। ये देखिए जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, ये अलग कर दिया कॉपर को ये, और उसका जो स्थान था कॉपर का वो खुद जिंक ने ले लिया। तो इसने क्या करा? जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, और इसीलिए ये कैसा है? ये विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। अब आइए आगे समझते हैं। इसी विस्थापन क्रिया का एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। इसमें है ये Pb यानी कि लेड, जो कि सॉलिड फॉर्म में है यानी कि ठोस रूप में है। जब इसकी अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड, जिसका सूत्र है CuCl2 के AQ यानी कि एक्वस यानी जलीय विलयन के साथ कराई जाती है, तो ये लेड क्लोराइड PbCl2 बनता है और प्लस Cu यानी कि कॉपर बनता है। तो बच्चों यहां भी लेड, Pb लेड ने क्या किया? यहाँ पे देखिए Pb यानी कि लेड ने कॉपर को कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 के विलयन से विस्थापित कर दिया। ये देखिए यहाँ भी इसने इसको हटा दिया, तो ये बन गया PbCl2 और प्लस Cu। तो यहाँ पर भी ये कौन सी अभिक्रिया हुई है? विस्थापन अभिक्रिया हुई है। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं। बच्चों जो जिंक है और लेड है, ये दोनों ही कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, और वे कॉपर को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अगर ये जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील होते, तो बच्चों ये उसको उसके यौगिक से कभी विस्थापित नहीं कर पाते। ये कॉपर को उसके यौगिक से इसलिए विस्थापित कर पा रहे हैं क्योंकि ये कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं। कोई अधिक क्रियाशील तत्व ही दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। तो ये थी बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। अब आगे चलते हैं। अगली है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आइए इसको भी एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। इसमें ये दो परख नली लेते हैं। एक परख नली में बेरियम क्लोराइड के विलयन लेते हैं और दूसरी में सोडियम सल्फेट का विलयन लेते हैं। अब क्या करते हैं? इस सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिला देते हैं। तो मिलाने पर हम देखते हैं कि इसमें श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण हुआ है। कैसे रंग का पदार्थ बना है? श्वेत रंग का, जो जल में अविलेय है। यानी कि ये जो श्वेत रंग का पदार्थ बना है ये जल में घुलनशील नहीं है। इस अविलेय पदार्थों को हम क्या कहते हैं बच्चों? अवक्षेप कहते हैं। ये जो अविलेय पदार्थ बना है इसे हम अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हुआ है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिस रिएक्शन में बच्चों ये अवक्षेप बना है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया अवश्य हुई है। अब आइए समझते हैं कि यहाँ पर क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसमें देखिए हम सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 का जलीय विलयन लेते हैं, प्लस BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, इसका भी हम जलीय विलयन लेते हैं। तो इसमें BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट और प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनता है। तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि ये सोडियम सल्फेट जो है ये दो आयन बना लेता है, सोडियम आयन और सल्फेट आयन।
सोडियम आयन और सल्फेट आयन। इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड है, ये भी आयन बनाता है, बेरियम आयन और क्लोराइड आयन। फिर इसमें क्या होता है कि जो बेरियम आयन है वो सल्फेट आयन से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण करता है। इसमें जो बेरियम आयन था वो किसके साथ अभिक्रिया करता है बच्चों? वो सल्फेट आयन के साथ अभिक्रिया करता है और इसके फलस्वरूप क्या बनता है? बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। और जो सोडियम आयन था वो क्लोराइड आयन के साथ क्रिया करके एक अन्य उत्पाद NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो बनता है। और वो कहाँ रहता है? वो विलयन में ही रहता है। तो बच्चों यहां हमने देखा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। बच्चों यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पर अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, मतलब ये दोनों अभिकारक थे, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और इनके आयनों के बीच आदान प्रदान, यानी इसके आयन इसमें पहुंच गए और इसके आयन इसके साथ जुड़ गए। सोडियम के साथ क्लोराइड आयन जुड़ा था और बेरियम के साथ सल्फेट आयन जुड़ा, यानी कि आयनों की इसमें अदला बदली हो गई या आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, 2 बार विस्थापन, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब हम पढ़ते हैं उपचयन और अपचयन क्या होता है। उपचयन, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो बच्चों उपचयन कब होता है? जब किसी पदार्थ में या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो और या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, यानी हाइड्रोजन की कमी हो रही हो। ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, ये क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। इसी प्रकार अपचयन क्या है? किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो। तो बच्चों अपचयन उपचयन के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। वहां ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हुआ था और इसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। तो जब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा होता है यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही होती है, तो वहां क्या होता है? अपचयन होता है। इन अभिक्रियाओं को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब हम किसी प्याली में कॉपर लेते हैं और उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है? ये कॉपर वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड CuO बनाता है। तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि जो Cu है, कॉपर है, ये ऑक्सीजन की वृद्धि करके किसमें बदल गया है? CuO में। अर्थात कॉपर में क्या हुआ है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है और ऑक्सीजन की वृद्धि को हम क्या कहते हैं? उपचयन। तो Cu का यहाँ पर क्या हुआ है? उपचयन, क्योंकि Cu कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। अब इसी अभिक्रिया को हम आगे एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब पिछली अभिक्रिया में जो कॉपर ऑक्साइड था, जब इस गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, जब हम इस गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर और जल में बदल जाएगा। तो इसमें देखिए क्या हुआ है? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, और जब इसको हीट किया तो ये कॉपर में बदल गया और प्लस जल का निर्माण हुआ। तो यहाँ हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड CuO, इसने ऑक्सीजन की कमी हुई इसमें, और ऑक्सीजन की कमी के बाद ये किस में बदल गया? Cu में, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो CuO का Cu में बच्चों क्या हुआ है? अपचयन। इसी प्रकार H2 है, हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है और ये ऑक्सीजन की वृद्धि करके किसमें बदल गया है? H2O, यानी कि जल में बदल गया है। तो H2 में क्या हुआ है? ऑक्सीजन की वृद्धि, और ऑक्सीजन की वृद्धि को हम क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। तो बच्चों हमने यह देखा कि एक ही अभिक्रिया में एक अभिकर्मक का तो उपचयन हो रहा है और दूसरे अभिकर्मक का अपचयन हो रहा है। अतः किसी अभिक्रिया में जब एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है,
तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दोनों अभिकारकों में से एक का उपचयन होता है और दूसरे का अपचयन होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उपचयन, अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। इसी अभिक्रिया को हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यह है रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण। इसमें ZnO जिंक ऑक्साइड जब इसकी कार्बन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? Zn जिंक प्लस CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि ये जो ZnO है, जिंक ऑक्साइड, इसके क्या हो रहा है? इसे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और ऑक्सीजन के ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी के बाद ZnO किस में बदल रहा है? Zn में, यानी कि जिंक में। तो क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो ZnO का जिंक में क्या हो रहा है? अपचयन। इसी तरीके से कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है और कार्बन ऑक्सीजन की वृद्धि करके CO में बदल रहा है। इसका क्या हो रहा है? उपचयन। तो यहाँ हमने देखा बच्चों कि इस अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर के CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा ZnO अपचयित होकर के Zn यानी कि जिंक बनाता है। इसी अभिक्रिया का बच्चों ये एक अन्य उदाहरण है जिसमें हमने MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड लिया है। जब ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है? MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 यानी मैग्नीज क्लोराइड बनता है और प्लस 2H2O जल और प्लस Cl2 क्लोरीन गैस बनती है। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि जो HCl है, HCl हाइड्रोजन का ह्रास करके यानी हाइड्रोजन की कमी करके किसमें बदल जाता है? Cl2 में। तो क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है यानी हाइड्रोजन की कमी हुई है और हाइड्रोजन की कमी या ह्रास क्या कहलाता है? उपचयन। तो इसमें HCl Cl2 में उपचयित हुआ है। इसी तरीके से अब बच्चों MnO2 को देखते हैं। MnO2 में क्या हुआ है? MnO2 ने ऑक्सीजन की कमी करके ये किसमें बदल गया है? MnCl2 में बदल गया है। यानी कि MnO2 से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है या इसकी कमी हुई है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। तो इस अभिक्रिया में बच्चों HCl का Cl2 में उपचयन तथा MnO2 का MnCl2 में अपचयन हुआ है। अर्थात यहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हुई हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो हमने ये रेडॉक्स अभिक्रियाओं को इन उदाहरणों के माध्यम से अच्छे प्रकार से समझा। अब आगे चलते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो बच्चों हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहले देखते हैं संचारण। संचारण क्या होता है? बच्चों आपने देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं देखने में कैसी लगती हैं? चमकीली लगती हैं। और जब इनको हम कुछ समय के लिए वायु में और आर्द्रता में यानी नमी में खुला छोड़ देते हैं, वायु आर्द्रता में खुले स्थान पर इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? इसके ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की एक परत जम जाती है और इस लालिमा युक्त भूरे रंग की परत जमने को हम क्या कहते हैं? जंग लगना। हम कहते हैं लोहे में जंग लग गई। तो इस जंग लगना या इसको संचारण कहते हैं। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संचारित होती है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। तो ये तो था बच्चों लोहे का संचारण। अब और धातुओं का संचारण देखते हैं कि और धातुओं का संचारण किस प्रकार से होता है। ये देखिए, जब चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है तो हम कहते हैं चांदी का संचारण हो गया। और तांबे का संचारण कब होता है? इसमें तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है। तो चांदी के ऊपर काली परत का जमना और तांबे के ऊपर हरी परत का जमना, ये दोनों भी क्या हैं? इन दोनों के संचारण कहलाते हैं। तो बच्चों संचारण से धातु को बहुत नुकसान होता है। धातु गल गल के बेखराब होने लगती है, बेकार होने लगती है। इससे धातु को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो संचारण से धातु को बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट किया जाता है।
अब हम समझते हैं विकृत गंधता क्या होती है। बसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रहती है तो उसका उपचयन होने लगता है और उपचयन होने के कारण उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये विकृत गंधी हो जाते हैं। तो बच्चों, जब बसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखी रहती है तो उपचयन के द्वारा ये कैसी हो जाती है, विकृत गंधी हो जाती है, यानी कि इसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। तो बच्चों, क्या होता है, प्रायः तेलीय व बसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी कि प्रतिऑक्सीकारक मिला देते हैं। इससे क्या होता है, उन पदार्थ का उपचयन रुक जाता है और वे गंध और स्वाद उनका बदलता नहीं है और वे विकृत गंधी नहीं होते। और जो चिप्स बनाने वाले होते हैं वो चिप्स की थैली से ऑक्सीजन को हटा देते हैं और उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देने पर चिप्स का उपचयन नहीं होता है और इनकी गंध व स्वाद नहीं बदलते, अर्थात ये विकृत गंधी नहीं होते। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अगर कोई कमी है तो वो भी सुझाव दीजिए जिससे हम आगे आपके लिए और बेहतर कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वास्तव में पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर के प्रश्नोत्तर के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।